मुझे बुला रहा है। क्या मेरी टिकट अब भी अरेंज हो सकती? 10,000। ओके। चलो जल्दी से आशीर्वाद दो और दुआ करो कि तुम्हारा बेटा जिस काम के लिए जा रहा है उसे उसमें सफलता मिले। माँ का आशीर्वाद तो हर वक्त उसके बेटे के साथ होता है। पर ये बता तू जा कहाँ रहा है? मुझे दुबई में एक बहुत अच्छी नौकरी ऑफर हुई है। उसका एमडी बॉम्बे आया हुआ है और वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है। क्या? दुबई? विशाल का इतना लंबा चौड़ा बिजनेस तो तेरा ही है, तू उसे क्यों नहीं संभालता? मैं बिना किसी के सहारे अपनी मंजिल खुद तय करना चाहता हूँ। पर मैं अपना सहारा नहीं खोना चाहती। अमर, मैंने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं बेटे। अब मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं लौट आऊंगा। हर जवान बेटा जब घर से जाता है ना तो यही कहता है कि वो लौट आएगा, मगर वो आता नहीं है। और अगर आता भी है तो एक अजनबी की तरह। उसे सब कुछ सुनाई देती है, सिर्फ अपनी माँ की पुकार नहीं सुनाई देती। जो जागती है तो उसका नाम लेकर, सोती है तो उसे याद कर। बेटा, मेरा मन कह रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। तू मुझे छोड़ के मत जा अमर। मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। चलो आशीर्वाद दो जल्दी से। भगवान करे तेरे रास्ते में कभी कोई रुकावट ना आए। अमर इंटरव्यू के लिए घर से बाहर गया है, कुछ घंटे बाद लौटेगा। मौका अच्छा है। इससे पहले कि अमर घर पे लौटा है तो माँ के पास पहुंच जाओ। अरे छोड़ो यार, उस बुढ़िया के पास तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। पता नहीं क्यों उसकी शक्ल से मुझे नफरत है। उस मरगिली छिपकली का चेहरा देखते ही मेरा तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा कि किसी के मौत के बारे में गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करना कितना बड़ा मुझे माफ कर दो भाभी, मुझसे गलती हो गई भाभी, मुझे माफ कर दो। माफी उसे दी जाती है जो गलती करता है, पर जो अपराध करता है उसे माफी नहीं, सजा दी जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाभी, एकदम ठीक कह रहे हो। मैं बहुत पापी हूँ, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। बहुत पाप किया मैंने भगवान। भाभी देखो, प्राणनाथ तुम मर के नहीं जाता, तुम मर के नहीं जाता। प्राणनाथ, भाभी ये नाटक नहीं है, ये नाटक नहीं है भाभी। मुझे मौका दो भाभी, मैं प्रायश्चित करके यहाँ से सीधे रवाना हो जाऊंगा हरिद्वार के लिए। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है प्राणनाथ। क्या बात कर रहे हो भाभी? ठीक है, ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे तुम्हारे चरणों में जगह नहीं मिल रही है भाभी। सही है, लेकिन भाभी कम से कम मुझे निकालने से पहले अपनी बहू को तो घर ले आइए। बहू? हाँ भाभी, अमर की पत्नी। क्या उसने, आपको पता नहीं, उसने शादी कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है भाभी कि उसने आपको ये बात बतानी जरूरी नहीं समझी। खामोश प्राणनाथ, मुझे बिना बताए अमर शादी कर ही नहीं सकता। ठीक है भाभी, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ चल के देखिए। चलिए।
तुमसे मिलना चाहती हूँ। नमस्ते माँ जी। तुम अमर ने तुमसे शादी की है? हाँ माँ जी। उसने मुझे बताया क्यों नहीं? यही सवाल जब जब मैंने उनसे किया तो जानती हैं आप उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? ये देखिए। माँ जी, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मेरा पति मुझे दुनिया के सामने पत्नी मानने से इनकार कर दे? मंदिर में अग्नि के सामने फेरे लेकर भी उनके साथ चलने का मुझे हक नहीं है, मंगलसूत्र पहनने का हक नहीं है, मांग में सिंदूर भरने का हक नहीं है। आखिर मेरा कसूर क्या है? माँ जी, मेरी किस्मत भी देखिए। आप पहली बार मेरे घर आई है और मैं आपको चाय तक के लिए नहीं पूछ सकती। ऐसी क्या बात है? घर में दूध नहीं है। एक औरत के लिए उसकी रसोई मंदिर समान होती है और मेरे मंदिर में पिछले 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। तो क्या अमर तुम्हें खर्चे के लिए पैसे नहीं देता है? वो तो कोई नौकरी ही नहीं करते। जब भी मैं पूछती हूँ कि आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते तो कहते हैं कि नौकरी तो सिर्फ बेवकूफ लोग करते हैं। मैं तो अपने नाम की मिल चलाऊंगा, अमर शुगर मिल्स। लेकिन तुमने उससे ये नहीं पूछा कि इस मिल के लिए इतने सारे रुपए आएंगे कहां से? पूछा था, बोले मौका लगेगा तो पैसे भी आ जाएंगे। उन्होंने तो मिल का नक्शा भी बना लिया था। ये देखिए। मैं तुझे यहाँ भूखे नहीं मरने दूंगी। आ मेरे साथ। लेकिन माँ जी, वो अगर अमर तेरा पति है तो मैं उसकी माँ हूं। चलो बेटी। तुम यहाँ रुको बेटी, मैं कुछ पैसे दे रही हूँ तुम्हें। बहू को ले जाकर इसके घर के लिए कुछ सामान खरीदवा देना। अभी आप परेशान मत होइए, मैं सब संभालूंगा, आप जाइए। क्या हो गया भाभी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। रुपए तो चोरी हो गए। क्या? 70 लाख रुपए। क्या? 70 लाख रुपए चोरी हो गए? ये तो बहुत ही अजीब बात है भाभी। लेकिन सोचने वाली बात यह है भाभी कि इस घर में आपके और अमर के अलावा और कोई नहीं रहता, तो फिर ये रुपए चोरी कैसे हो गए? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ भाभी कि आप किसी को भी फोन मत मिलाइए। अगर ये पता चला कि ये काम किसी घर वाले का है तो खामखा आपकी बहुत बदनामी हो जाएगी भाभी। हाँ माँ जी, कहते हुए तो शर्म आती है, लेकिन आपकी बुराई वो हमेशा करते रहते थे। कहते थे बुढ़िया ने दिमाग खराब कर रखा है, जब भी देखो बेटा बेटा कह के दिमाग चाटती रहती है। वैसे भाभी, अगर अमर असली बेटा होता तो ऐसा नहीं कहता। हाँ, वो तो कहते थे कि बुढ़िया के पास बहुत सारा पैसा है, उसीलिए मैं उसे दिन रात माँ माँ कहता रहता हूँ। लेकिन मन तो कहता है कि बुढ़िया को हरिद्वार के किसी विधवा आश्रम में छोड़ाऊं। अरे भाई, भाभी करोड़ों की मालकिन हैं, वो विधवा आश्रम में भिखारियों की तरह क्या करेंगी? वही तो वो कहते थे कि बुढ़िया को भिखारन ना बना दिया तो मेरा नाम अमर नहीं। अरे अब उसमें भी क्या कसर बची है। माँ कह के 70 लाख रुपए तो ले गया। चलो, कम से कम उसकी शुगर मिल तो तैयार हो जाएगी और बाकी भी जो बचा हुई माँ कह के वो भी ले जाएगा। हाँ,
वो कहते थे कि बुढ़िया को माँ कह के मेरी जुबान खिस गई है। माँ, माँ, माँ। मुझे माँ। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ जीवा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। कानून सिर्फ सबूतों की जुबान समझता है और इस वक्त सारे सबूत ये साबित करते हैं कि चोरी तुमने की है। मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर माझी की अलमारी से 70 लाख रुपए तुम्हारी इस अलमारी से कैसे बरामद हुए? बताओ अमर, तुम तो खुद कानून के रखवाले रह चुके हो, तो क्या ये सारे सबूत तुम्हें चोर साबित करने के लिए काफी नहीं? मेरा विश्वास करो जीवा, मैं चोर नहीं हूँ। सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है, लेकिन एक बेटा अपनी माँ के घर चोरी नहीं कर सकता। तुम ठीक कहते हो अमर, सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है, लेकिन एक माँ भी कभी अपने बेटे के खिलाफ झूठी रिपोर्ट नहीं लिखवा सकती। ये जरूर किसी की चाल है। कोई तो है जो मुझे अपनी माँ से अलग करना चाहता है। मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अपना क्राइम कन्फेस कर लो, वरना मजबूरन मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिना इजाजत के तुम अंदर कैसे आ गए? हाँ? पुलिस स्टेशन को क्या अपने बाप का राज समझ रखा है? ओए, जितनी गंदी तेरी जुबान है ना, उतना ही गंदा तेरा चेहरा है। जा जरा दोबारा शेव कर गया जा। शट अप, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, वरना यहीं खड़े खड़े गिरफ्तार कर सकता हूं तुम्हें। नॉर्मली क्या तुम लेट कर गिरफ्तार करते हो? भाई से शट अप। क्या देखना है? हाँ? सर यहाँ लॉकअप की सैर करने आया था। लॉकअप की सैर करने आया? इस लॉकअप में क्या कोई एग्जीबिशन लगा रखा है? हाँ? आओ, गेट आउट। सुना नहीं तुम्हें? यूं ही खड़े हो? लॉकअप में सिर्फ वही अंदर जा सकता है जिसने कोई अपराध किया हो। Just get the hell out of here. Go! तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। ये तो अपराध है ना, अब तो अंदर जा सकते हैं। ये लॉकअप तुम्हें थोड़ी ही देर में सिखा देगा पुलिस ऑफिसर के गिरबान को छूने का क्या अंजाम होता है। मैं एक फोन करना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। किसे? अपनी माँ को। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सॉरी अमर, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, और बात तो दूर, वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकती। सिर्फ कह देने से माँ बेटी का रिश्ता कायम नहीं हो जाता। हालांकि एक माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि वो किसी अजनबी को भी अपना बेटा मान लेती है, लेकिन उसका दिल अपनी सगी बेटी के लिए तड़पता रहता है, जिसकी रगों में उसका खून बह रहा हो। और मैं यही बात तुम्हें समझाने आया। इंस्पेक्टर, बाहर मेरा वकील मेरी जमानत के कागजात लिए बैठा है। क्या करो, उसे मिल लो और फौरन मुझे रिहा कर दो, समझे? ये तेरा कैसा इंसाफ है भगवान, जो एक बहरूपिया को मेरे पास बेटा बनाकर भेज दिया। पहले तूने विशाल को छीनकर मेरी जिंदगी से अलग किया, और अब अमर मेरी ममता का मजाक उड़ा के चला गया। मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रहती भगवान, जो जीवन के इस मोड़ पर मेरी ममता एक तमाशा बनकर रह गई।
जो तेरी चौखट पर गिरा है, अपने दुश्मन से मैं उसका हिसाब लूंगा। जिन लोगों के कारण मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं कि मैं अपनी मां को मां नहीं कह सकता, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। चाहे तू खुद उन्हें बचाने के लिए आ जाए, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना मांगता हूं भगवान कि जब तक मैं अपने सीने की आग ठंडी नहीं कर लेता, मेरे दुश्मन को जिंदा रखना, उन्हें जिंदा रखना भगवान, उन्हें जिंदा रखना। किन्हें जिंदा रखने की दुआ मांग रहे हैं? भगवान से दुआ मांग रहा था कि मेरे सपनों को जिंदा रखे, और उन सपनों में से एक है रोहित। रश्मि जी, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। रोहित बच सकता है। सच? डॉक्टर, आप सच कह रहे हैं? हाँ, शायद भगवान ने आपकी सुन ली। दुनिया के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्राहिम आजकल हिंदुस्तान में आए हुए हैं। उनकी ओपिनियन है कि रोहित को बचाया जा सकता है। डॉक्टर, आज आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर दी है। लेकिन एक बुरी खबर भी है। सांसों की कीमत दम निकलने के बाद ही पता चलती है। जिंदगी जब तक हमारे हाथ में होती है, हमें उसकी कीमत का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब जान हाथ से निकलती है तो हमें उसकी कीमत का एहसास होता है। रोहित की जान बचाने की कीमत है 30 लाख रुपए। 30 लाख? हाँ, रोहित के ऑपरेशन में 30 लाख का खर्चा है। डॉक्टर अब्राहिम 1 वीक तक हिंदुस्तान में है। इस बीच में तुम पैसे का इंतजाम कर लो तो रोहित की जान बचाई जा सकती है। मैं उन्हें ऑपरेशन के लिए राजी कर लूंगा, वरना वरना रोहित की जिंदगी का तार कब टूट जाए मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रोहित को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं कहीं से भी 30 लाख रुपए का इंतजाम करूंगी। लेकिन कब? मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए। मैं तो डॉक्टर अब्राहिम से वक्त ले लूंगा, लेकिन रोहित के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसकी जिंदगी के दिए की लौ बहुत तेजी से फड़फड़ा रही है। इससे पहले कि आंधी आए और उसको बुझा दे, तो 30 लाख रुपए का इंतजाम कर। हेलो, अमित प्ले हाउस इनकॉर्पोरेशन वॉशिंगटन। मैं रश्मि बोल रही हूँ, मुझे भैया से बात करनी है। ये तुम क्या कर रही हो रश्मि? अगर भैया ने पूछ लिया कि तुम्हें 30 लाख रुपए की जरूरत किस लिए है, तो क्या तुम उन्हें सच सच बता पाओगी? अगर तुमने उन्हें बता दिया कि रोहित को कैंसर है, वो तुम्हें रोहित से शादी नहीं करने देंगे। नहीं रश्मि, तुम ये गलती मत करो ये गलती।